हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। माय वाइफ इज सीक्रेट माफिया। ये इसका 5th पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग विकी प्लानिंग के साथ होती है। उसे जिस पर्सन को टारगेट करना है वो एक बहुत बड़ा लॉयर है और एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी है, और उसे इस तरह से मारने को कहा गया है ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट लगे, जिसके लिए विंग ने बहुत ही सिंपल सी प्लानिंग की थी। जिसके लिए वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। उस एरिया में वो लॉयर अक्सर आता है अपनी लवर से मिलने के लिए, और उस जगह पर काम करते हुए उसने उस जगह को अच्छे से एग्जामिन कर लिया था। इवन उस जगह की रोड की सीसीटीवी वो वी के कंट्रोल में ही थी। आज उसके टारगेट को ब्लॉक करने का समय आ चुका था। उसका टारगेट अपने लवर के अपार्टमेंट आया हुआ था, और वी ने एक बिल्डिंग के रूफटॉप से उस पर नजर रखी हुई थी। वो पर्सन अपनी मीटिंग खत्म करके अपनी कार से वहां से जा रहा था। विंग उसकी कार के टायर पर शूट करता है, जिसके कारण कार अनबैलेंस हो जाती है और वहाँ एक एक्सीडेंट होता है, जिसके कारण सभी का ध्यान उस एक्सीडेंट में चला गया था। वह क्राउड इकट्ठा हो गई थी, रोड जाम होने लगे थे। विंग वहाँ से निकलने के लिए अपने रिवॉल्वर को पैक कर रहा होता है, तभी उसकी कोई सर पर हिट करता है। विंग अपनी सर पकड़ कर पीछे पलटता है, एंड देन वो पर्सन उसे किक करता है और दोबारा से वो रोड से उसे हिट करने वाला था। विंग तब उस रोड को पकड़ लेता है और उस पर्सन के चेहरे पर एक जोरदार किक लगाता है, और वो वहाँ से भागने का ट्राई कर रहा था, मगर वो पर्सन विंग के कॉलर को उसे पकड़ लेता है। एंड देन उनके बीच फाइट होनी शुरू हो जाती है। विंग अपने मन में सोच रहा था, ओ शिट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस जगह कोई आएगा, पर इसे ही यहाँ क्यों होना था। अगर यहाँ कोई और होता तो उसे जल्दी में ख़त्म करके यहाँ से निकल जाता, मगर इससे डील करना ये आसान नहीं है। ये सब दिखने में स्केनी है, पर इसके पंच में काफ़ी दम है। विंग उस अल्फा से फाइट नहीं करना चाह रहा था, ऊपर से यहाँ से जल्द से निकलने की ट्राई कर रहा था, मगर अब वो उस अल्फा की पकड़ में आ चुका था। वो अल्फा उस पर हावी होने लगा था, और वो विंग के मास्क को निकाल देता है। जब वो विंग का फेस देखता है तो उसका नाम लेता है, विंग तुम। वो तो विंग का फेस देखने के बाद सदमे में आ गया था, और विंग मौके का फायदा उठाकर उसे एक नीडल उसकी नेक पर मारता है, और उसकी तरफ बड़ी बेटिस लुक के साथ देख रहा होता है। और यहाँ लैंसन अपनी नेक को पकड़ चुका था। उसे सब कुछ अब धुंधला दिख रहा होता है। लैंसन याद करता है जब वो इस बिल्डिंग में आया था तब उसकी नज़र इस पर्सन पर गड़ गई थी, और उसे थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था, मगर उसने इग्नोर किया, और यहाँ वो स्मोकिंग करने के लिए आया था। तब वो सस्पिशियस पर्सन रूफटॉप पर आ गया। लैंसन तब छुप गया था, और उसका काम देखकर लैंसन ने रॉड उठा ली थी और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया था, और उसने गार्ड को भी इन्फॉर्म कर दिया था यहाँ आने के लिए। वो विंग से कहता है, मैंने गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्दी यहाँ पहुँचते होंगे। विंग अपनी आंखें बंद करता है, ब्रीथिंग लेता है, और अपने मास्क को लगाकर वो लैंसन को देखता है। वो लैंसन की नेक से नीडल निकालता है और उसकी तरफ बैठ कर देख रहा होता है। ये सीन ही कट हो जाता है। अगले सीन में लैंसन एक चेयर में बांधा होता है, और अब उसे वहाँ खड़े लोगों की बातें सुनाई दे रही थी, जहाँ पर वो लोग उसके मारने के बारे में प्लान बना रहे थे। लैंसन का मन अब रोने को कर रहा था। वो मन में बस यही करता है, और चल हीरो बनना था ना तुझे, फंस गया ना बेटा, अब तेरा क्या होगा, ये तो तुझे मार के ही दम लेंगे। पर अगर वो जब विंग की बातें सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो तो खुशी के हाथ से रो सकता था। उसकी वाइफ को उसके हस्बैंड की खैर है, मगर वो आखिर विंग की बातें सुनता है जो कह रहा था, नहीं सॉन्गलैन, रुक जाओ, इसे अभी मत मारो, साउथ सिंचर को आ जाने दो, उसके बाद हम सोचेंगे इसे हम किस तरह से मारेंगे। ये सुनकर सुयांग कहता है, हाँ तुमने सही किया, हमें इसे नहीं मारना चाहिए, बल्कि हमें तो इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करके इससे पैसे मांगना चाहिए। ऐसा कहते हुए तो उसकी आंखें चमक रही थी, और वो अजीब सा स्माइल कर रहा था। ये सुनकर विंग कहता है, सुयांग तुम्हें हमेशा पैसे ही दिखते हैं, तुम कैसे पैसे हथियाओगे, क्या तुम्हें बस यही समझ आता है, तुम्हें ये क्यों समझ नहीं आ रहा है, ये पर्सन ने मुझे देख लिया है, हम इसे ऐसे ही जिंदा नहीं सोच सकते हैं, और अगर हमने उनसे फिरौती मांगी और इसे जाने नहीं दिया तो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, हमें सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए। ये सुनकर सोयांग कहता है, क्या सच में तुम्हें इस बात का डर है कुछ बड़ा इशू बनेगा, या फिर तुम्हें अपने हस्बैंड की थोड़ी कैर हो रही है, तुम इसे मारना नहीं चाह रहे हो। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारे हाथ कांपने होंगे, इसलिए तो इसे उठाकर यहाँ ले आए हो, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में इसे पहले से ही मारने का प्लान था तो तुम उसे वहीं मार डालते। क्यों, मैं सही हूँ ना माय लिटिल बॉस। और वो उसे चढ़ा रहा था। विंग उसे गुस्से से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। वहीं इनकी बात सुनकर लैंसन प्रेयर कर रहा था, गॉड प्लीज़ मेरी वाइफ के दिल में थोड़ी सी मेरे लिए जगह बना दो, ये मुझे बख्श दे, नहीं तो आपका ये बच्चा
जल्दी आपके पास आने वाला है, वो भी कुमारा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बचा लो प्रभु बचा लो। तभी उसकी अंतरात्मा की आवाज़ कहती है, तुम्हारी तो मैरिज हो चुकी है। ये सुनने के बाद लेंसन कहता है, हाँ वो भी इस किलर के साथ। पता नहीं कब वो अपने लोगों को ऑर्डर देते और मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाऊँ। ओ गॉड, आपको मुझ पर दया नहीं आ रही है, मुझे अपनी वाइफ के हाथों मरवाना चाहते हो? अरे ऐसा मत करो। अरे अभी तो मैंने अपनी मैरिज लाइफ के मजे भी नहीं लिए हैं। वो अंदर ही रो रहा था और वो अजीब सी एक्सप्रेशन दिए जा रहा था और विंग उसके ऐसे फेस एक्सप्रेशन को देख लेता है तो वो बहुत ही बुरी तरीके से लेंसन के चिक से उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें होश आ गया है। ये सुनने के बाद भी लेंसन अपनी आंखें नहीं खोलता है। विंग अपनी नेल्स के साथ उसकी चिक पर बुरी तरह से प्रेस कर रहा था, जिससे लेंसन को दर्द तो हो रहा था मगर वो कोई रिएक्शन नहीं देता। वहाँ साउथ इंडियन आकर कहता है, अरे तुम लोगों ने किसे उठा रखा है? सुयंग मजाक करता हुआ कहता है, हमारा लिटिल बॉस अपने हस्बैंड को तुमसे मिलाने के लिए लाया है, मिलो लैंसन से। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये सब क्या चल रहा है विंग? ये सुनने के बाद विंग कहता है, गगा मुझसे बस गलती हो गई है और गड़बड़ी में मैं इसे अपने साथ ले आया, मुझे नहीं समझ आ रहा है अब मैं क्या करूं। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन कहता है, ओके तो फिर तुम लोगों ने क्या तय किया है? क्या तुम इसे सीधा ही ठिकाने लगाना देना चाहते हो या इसका मुंह बंद कराना चाहते हो? वैसे मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसे खाने के बाद ये कभी बोल नहीं पाएगा, नहीं सुन पाएगा, तो तुम लोग क्या सोचते हो? या फिर इसे पूरा पैरालाइज कर दूं? लैंसन इनकी बात सुनकर तो नहीं बोल पड़ता है, अरे नहीं नहीं इन सब की जरूरत नहीं है। भाई मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले पता होता अगर वो तुम हो तो मैं कभी भी तुम्हें हिट नहीं करता। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। सुनकर सभी उसे घूरने लगते हैं। उन्हें ऐसे घूरती देखकर लैंसन अपनी सलवार गर्व करता है और वो अंदर से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। विंग वहाँ बहुत ही जनरल स्माइल के साथ कहता है, ओह हबी तुम उठ गए। उसके ऐसे टोन को सुनकर तो लैंसन की बॉडी में पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हिम्मत जुटाते हुए हकलाते हुए कहता है, हाँ अब क्या तुम मेरे हाथों का खोल दोगे? विंग अपने हाथों को चटकारते हुए कहता है, अरे इतने भी क्या जल्दी है, थोड़ा हिसाब किताब तो देख लो, तुमने मुझे कितनी बुरी तरीके से मारा था, क्या मुझे इसका हिसाब नहीं लेना चाहिए? उसे देखकर तो लैंसन के पसीने छूटे होते हैं। वो कहने लगता है, पाइपी आई एम योर हस्बैंड, प्लीज़ मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए ओबीडिएंट हूँ। विंग अपनी नाइफ से खेलता हुआ उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? ये सुनने के बाद लैंसन हाँ में सिर लौटकर कहता है, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट लॉयल हस्बैंड हूँ, तो एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो और जो कुछ भी वो उसे भूल जाओ। विंग अपने फेस में स्माइल लिए नाइफ से उसकी चिक्स में पैट करता हुआ कहता है, चलो ठीक है इस बात को भूल जाते हैं और मैं तुम्हें जाने भी दूंगा, मगर तुम क्या मुझे सॉल्व कर सकते हो? तुम मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं करोगे? ये सुनने के बाद लैंसन कहता है, मैं आखिर क्या ही प्लानिंग कर सकता हूँ? विंग तो उसे बुरी तरह से घूरने लगा था। लैंसन अपने सिलावा गर्व करता हुआ कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे बारे में एक शब्द भी नहीं कहूँगा। अब क्या तुम मुझे जाने दोगे? तुम अपने हस्बैंड को ट्रस्ट कर सकते हो। विंग थोड़ा मुंह बनाकर कहता है, बार बार हमारा रिलेशन किस तरह का है ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे तुम्हें मारना होगा तो मैं तुरंत ही तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए मेरे साथ ज़्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अंजाम पूरे लैंड फैमिली को चुकाना पड़ सकता है। तो ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारा भी हाल बेजिंग में रहने वाले चैन फैमिली के जैसा हो सकता है। वो फैमिली रातों रात डिस्ट्रॉय हो चुकी है और किसी को नहीं पता उसके पीछे कौन था, मगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, इसलिए तुम शांति से रहना, नहीं तो लैंड फैमिली को डिस्ट्रॉय करते हुए मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए मुझसे और मेरे मामले से दूर रहना। अभी कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और ऐसा कहने के बाद तो वो रस्सी को काट चुका था और लैंसन फ्री हो चुका था। लैंसन तो बस विंग को ब्लैंक हुआ देख रहा था। विंग को उसे वहाँ खड़ा छोड़कर अपने दोस्तों के पास आ जाता है और वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। जहाँ साउथ चेयर विंग से कहता है, क्या उसे इस तरह से आना जरूरी था? विंग इस पर कहता है, तो फिर मैं कर क्या सकता हूँ? उसे कोई झूठा एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं दे सकता। जो काम मैं करता हूँ वो उसके सामने आ चुका है, तो मैं छुपाना भी नहीं चाहता। वो आपस में ऐसी बातें कर रहे होते हैं और ये सीन ही कट होता है। अगले सीन में वी और लैंसन लैंड मैंसन आ चुके थे और वो दोनों अपने रूम की तरफ जा रहे थे, तभी वहाँ झावली से मिलते हैं। झावली लैंसन को देखते हुए कहती है, अरे गगा आपकी फेस में स्क्रैचेस कैसे? ये सुनने के बाद लैंसन जवाब देता है, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, एक वाइल्ड कैट ने बस अपने नाखून मारे हैं।
ये सुनकर झाओ लुसी लैंसन के फेस को देखते हुए कहती है, मगर ये किसी गेट का काम तो नहीं लग रहा है। लैंसन कहता है, अब क्या ही फर्क पड़ता है किसने मुझे स्ट्रेस दिया, अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और ऐसा कहकर लैंसन वहाँ से चला जाता है। वो विंग के पास से ही गुजरता है और विंग सीढ़ियों पर खड़ा होकर झाओ लुसी को पूरी तरह से घूर रहा था और लैंसन को जाते देखकर उसे फॉलो करता है और वो तुरंत अपने रूम में आ जाते हैं। लैंसन तुरंत ही वॉशरूम जा रहा था, मगर विंग उसे रोकता है तो लैंसन उसे डरते हुए देख रहा होता है। विंग उसे कहता है, पहले मैं जाऊंगा, और ऐसा कहकर वो पहले वॉशरूम जाता है। लैंसन गहरी सांस लेता है। एंड आज जो कुछ भी हो उसके बारे में सोचकर वो थोड़ा वरीड था और वो कैसे विंग को हैंडल करेगा जो इतना डेंजर है, मगर उसने सोचा था वो उसका ट्रस्ट जीतेगा और विंग के बारे में और भी बातें जानेगा। अब डिनर के बाद लैंसन विंग से कहता है, वाइफ कैसा होगा अगर तुम बेड पर सो जाओ। ये सुनकर विंग उसकी तरफ घूर कर देखता है। लैंसन कहता है, तुम बेड पर सो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ। इस पर विंग कहता है, पहले तो तुम मुझे वाइफ ही कहना बंद करो, तुम मुझे नाम से भी तो भुला सकते हो। ये सुनकर लैंसन कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें ये अच्छा लगता है मैं तुम्हारे नाम से बुलाऊं तो मैं तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा, वैसे तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा प्रीटी है विंग। अब चलो तुम यहाँ बैठो। वो उसे बेड पर बैठाता है और उससे कहता है, लाओ मैं तुम्हारे पैरों की मसाज कर देता हूँ, तुम्हें इससे बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसा कहकर तो वो उसकी फुट मसाज देने लगा था। विंग उससे कहता है, तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। लैंसन उसे मसाज देता हुआ कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें अच्छा फील करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है। विंग उसे कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसे भी लैंसन का मसाज अच्छा लग रहा था और वो चाहता था लैंसन इसे कंटिन्यू करे। मगर ये बोलने के बजाय वो लैंसन से कहता है, तुम किस मसाज सेंटर में काम करते हो, ये तुम्हारे बहुत अजीब से शौक है। मैं नहीं चाहता तुम मुझे मसाज दो, फिर भी मुझे मसाज दे रहे हो। ये सुनकर लैंसन कहता है, मैं किसी मसाज सेंटर में काम नहीं करता, लेकिन हाँ मुझे विंग को मसाज देने का बड़ा शौक है। वैसा कहकर उसके पैर को चूम लेता है और विंग तुरंत ही अपने पैर पीछे खींच लेता है। उसकी पूरी भावना सिकुड़ चुकी थी। लैंसन उसे कहता है, अगर तुम्हें मेरे मसाज सेंटर वाली फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब तुम्हें मेरा मसाज अच्छा लग रहा था, क्यों है ना? तुम वाकई में इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। विंग अपना फेस टर्न कर लेता है और उसकी तरफ पिलो फेंक कर मारता है और कहता है, जाकर सोफे पर सो, अब ये बेड मेरा है। और वो ब्लैंकेट से खुद को कवर करके लेट जाता है। वो बस लैंसन को अवॉइड करना चाह रहा था। लैंसन उसे ऐसे देखकर पाउट करता है और खुद से मन में कहता है, ना जाने ये कब मेरे सामने ओपन होगा, ये कभी भी मुझे ठीक ट्रीट नहीं करता। वो अपना एक बुरा सा फेस बनाकर काउच पर आकर लेट जाता है, जो कि उसके लिए काफी अनकंफर्टेबल था। इसके पास सीन कट होता है और विंग को उसकी वर्क प्लेस पर देखते हैं। उसके फोन पर कॉल आता है। कॉल पिक करने के बाद वो तुरंत ही अपनी जॉब को क्विट करके जंग मैंसन को जाता है। 3 घंटों की लगातार सफर के बाद वो जंग मैंसन पहुंचता है। मैडम यू की थोड़ी तबीयत खराब हो चुकी थी, जिसे देखने के बाद विंग उनकी थोड़ी केयर करता है। मैडम यू अब आराम कर रही थी तो विंग जंग फेमियान से बात करने को आ जाता है। वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। मिस्टर जंग कहते हैं, तुम्हें जंग के बारे में क्या पता है? ये सुनने के बाद विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनने के तुरंत बाद जंग फेमियान एक गिलास फेंकते हैं और वो कांच का गिलास टूट जाता है। विंग उनसे कहता है, इस तरह चीज़ों को तोड़कर अपना गुस्सा दिखाने का ये बहुत ही गलत तरीका है, इसमें तो आपको काफ़ी नुकसान होता है। ये सुनकर जंग फेमियान कहते हैं, बकवास बंद करो, मैं जो जानना चाहता हूँ उसके बारे में बताओ। ये सुनकर विंग कहता है, अरे मुझे कुछ नहीं पता है। जंग फेमियान कहते हैं, अपना ये नाटक दूसरों को दिखाना मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। जंग जब यहाँ से निकला था उस पर नजर रखने के लिए तुमने किसी को तो उसके पीछे लगाया होगा। विंग उन्हें ज़्यादा सीरियस ना लेता हुआ कहता है, मैंने लगाया तो था, शायद मैंने कहा था किसी को, पर मुझे नहीं पता, उसका कांटेक्ट मेरे पास नहीं है। ये सुनकर तो जंग फेमियान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो चिकते हुए कहते हैं, पास्टर तुम ना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने का काम करते हैं, तुम्हें तो मार देने का मन करता है, नालायक कहेंगे। और जैसा एक बाप बच्चे को डांटता है, नालायक बच्चे को, वो जंग फेमियान उसी तरह से विंग को फटकार रहे थे और उसकी छड़ी से पिटाई कर देते हैं। विंग थोड़ा बहन सह भी लेता है और फिर वो कहता है, अंकल मेरी पिटाई करने से क्या ही मिलेगा आपको, वैसे भी मुझे कुछ नहीं पता है, अगर विभू सन को कुछ पता है तो मैं नहीं जानता। ये सुनकर जंग फेमियान उसे एक छड़ी मारते हुए कहते हैं, तो अब क्या उस शैतान के जागने का मैं इंतजार करूं? क्या तुम्हें पता नहीं लगना चाहिए इस वक्त तुम्हारा भाई है कहाँ? इस पर विंग कहता है, मेरा भाई है तो वो ठीक ही होगा, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आपकी और पिटाई नहीं सह सकता।
वो तो वहाँ से जाने लगा था। तब जंग फेमैन उससे कहते हैं, वैसे लैन फैमिली में कैसा चल रहा है? वहाँ सब कुछ ठीक है? ये सुनने के बाद विंग कहता है हाँ। वो और कुछ नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है। जंग फेमैन एक राहत की सांस लेते हैं और इनकी कम्युनिकेशन से हमें ये समझ आता है जंग फेमैन को विंग की कंडीशन के बारे में अच्छे से पता है और वो कैसे ये हम जानते हैं। विंग के पेरेंट्स के डेथ के बाद मैडम यू उसे अडॉप्ट करना चाहते थे। जंग फेमैन थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि वो विंग की मदर को लाइक करते थे, मगर विंग की मदर ने किसी और से मैरिज कर ली तो जंग फेमैन थोड़ा सा कटे रहते थे और विंग के अडॉप्शन को लेकर वो ज़्यादा खुश नहीं थे, मगर वो फिर राज़ी हो चुके थे। सब कुछ उनके पास ठीक ही था, मगर विंग अपने पेरेंट्स के साथ जिस घर में रहता था उसे विजिट करने के लिए जाता है क्योंकि उस घर को जल्दी सेल कर दिया जाएगा। तो आखिरी बार वो उस जगह को विजिट करने के लिए आया हुआ था और अपनी सारी मेमोरी को रिवाइज कर रहा था, मगर उस दिन उस घर पर वो अकेला नहीं आया था। उस घर में 2 आदमी किसी चीज़ को तलाश कर रहे थे, मगर वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रहा था। उस समय विभूषण एक्टिव था और वो उन दोनों को देखकर पहचान चुका था। इन दोनों के ही कारण उसके पेरेंट्स उससे बिछड़ चुके हैं। वो छुपकर उन्हें देख रहा था और वो जो करने जा रहा था वो कोई भी सोच भी नहीं सकता था। एक 12 साल का लड़का मर्डर की प्लानिंग अपने मन में बना चुका था। जब वो देखता है वो दोनों आदमी अलग अलग रूम में सर्च करने के लिए गए हैं तो वो एक पर्सन को उस रूम में ही बंद कर देता है और दूसरे पर्सन के पास आता है। जब वो पर्सन विभूषण को देखता है तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पास आ रहा था। विंग अपनी स्केटबोर्ड को उसकी तरफ थ्रो करता है और वहाँ से भागने लगता है। वो पर्सन भी उसके पीछे भाग रहा था। अब जबकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा बड़ा था और स्ट्रॉन्ग था तो वो विंग को जल्दी पकड़ लेता है और जैसे ही वो विंग को उठाता है विंग उसकी आंखों में मिर्ची फेंक देता है और फिर वो पर्सन चिल्लाने लगता है और विंग को छोड़ देता है। विंग वहाँ से निकल जाता है और फिर तो उसने हथौड़ा उठा लिया था और उस पर्सन के पैरों पर मारता है। वो पर्सन दर्द से चिल्ला रहा था और दूसरा पर्सन दरवाज़ा पीट रहा था। विभूषण यही नहीं रुकता और उस पर पैरों पर वार तब तक करता है जब तक वो नीचे नहीं बैठ जाता। उसके नीचे बैठते ही विंग उसके सर पर मार हिट करता है और फिर तो ब्लड। उसने सच में उस पर्सन के सर को बुरी तरह से फोड़ दिया था और वो खून से लपटा था, बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। वो बिल्कुल साइको बन चुका था। वो खुद भी उस इंसान के पूरे खून से सना हुआ था। अब उससे इतना साइको तरीकों से मारते हुए जंग फेमैन देख रहे थे जो उसे लेने के लिए आए हुए थे और विभूषण को इस तरह से देखकर उनके हाथ पैर फूल चुके थे। एकदम उनके हार्ट बीट ही ना बिल्कुल थम सी गई थी क्योंकि ये नज़ारा कोई भी देखकर कोई भी अनस्टेबल हो सकता है। यहाँ जंग फेमैन खुद को संभालते हैं और फिर विभूषण को होश में लाने की ट्राई करते हैं। विंग होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो? बेटा मेरी तरफ देखो। विंग, विभूषण होश में आओ। वो उसे झंझोर देते हैं और उसे रोकते हैं। वहाँ तो विंग बुरी तरह से पागलों की तरह हंस रहा था और ऐसे ही वो जंग फेमैन के बाहों पे बेहोश हो जाता है। यहाँ जंग फेमैन का माइंड पूरा सुन पड़ गया था, मगर इसके बावजूद उन्हें सब चीज़ों को हैंडल करना था। तो सबसे पहले तो उस लाश को ठिकाने लगा देते हैं और उस दूसरे पर्सन को छोटे केस में फंसाकर जेल पहुंचवाते हैं। उसने उसके बच्चे की अपहरण करने की कोशिश की और इसका दूसरा साथी भाग चुका है, वो उसे पकड़ नहीं पाए। पुलिस भी उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसके खिलाफ कई सारे एफआईआर दर्ज थे। इसके बाद जंग फेमैन विंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड उसका चेकअप कराने के बाद उन्हें विंग की सारी असलियत पता चल जाती है और उन्हें ये भी समझ आता है विंग की माइंड की कंडीशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और डॉक्टर के कहने पर वो विंग का इलाज करने के रेडी थे। वो उसकी ब्रेन सर्जरी करने वाले थे, मगर विंग ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी पागलपंती शुरू कर दी थी। वो जंग फेमैन को धमकाने लगा था। जंग फेमैन को तो बहुत गुस्सा आया था और तब से ही जंग फेमैन विंग के प्रति काफ़ी रफ हो चुके थे और फिर वो उसकी सर्जरी भी नहीं कराते, चाहे विंग पागल क्यों ना हो जाए। इस फ्लैशबैक को यही एंड करते हैं और प्रेजेंट में विंग लैंड मैंसन आ चुका था और लैंड मैंसन पहुंचते हुए उसे शाम हो चुकी थी। सूरज तो ढल चुका था और अंधेरा हो चुका था। विंग अब अपने रूम में था और वो पूरी तरह से कांप पड़ा था क्योंकि ये विंग नहीं विभूषण था और उसे अपनी बॉडी पर बहुत दर्द हो रहा था। वो सिसकियाँ भी ले जा रहा था। रात के 9 बजे लैंसन घर वापस आता है और वो जब विंग को सिसकियाँ लेता हुआ देखता है तो उसे चेक करने के लिए उसके सामने खड़ा होता है। विभूषण अपना सर झुका कर रखा हुआ था और रो रहा था, तो लैंसन नीचे बैठ जाता है और उसके फेस की तरफ देखता हुआ कहता है, क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? विभूषण अपना सर उठाकर थोड़ा सा लैंसन की तरफ देखता है, मगर कुछ नहीं कहता, बल्कि और बुरी तरह से आंसू बहा रहा था।
लैंसन के तो पूरे तोते उड़ चुके थे। वो बस हैरत से सामने बैठे ओमेगा की तरफ देख रहा था, क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस ओमेगा को उसने देखा था, जिस तरह से वो धमकियां दे रहा था, उस हिसाब से तो लैंसन को ऐसा लगता है ये ओमेगा किसी छोटी मोटी बात को लेकर तो नहीं रोएगा। वो दोबारा से विंग से पूछता है क्या हो गया, लेकिन विंग कुछ नहीं बोलता और सिसकियां ले रहा था और बाहर कर अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। लैंसन उसके पास बैठता है और उसे हक करता है। विंग थोड़ी सी दर्द में आवाज़ निकालता है। लैंसन तब दोबारा पूछता है क्या हो गया है। विंग थोड़ी देर तो सह सकता है और फिर कहता है डैड ने मुझे मारा। ये सुनकर लैंसन कहता है किसके डैड ने मारा। विभूषण तब कहता है मुझे मेरे डैड ने मारा। ये सुनकर लैंसन कहता है पर वो यहाँ कब आए। विंग कहता है अरे मैं गया था उनके पास, तब उन्होंने मुझे मारा। इस पर लैंसन कहता है पर क्यों मारा। विंग कहता है मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मुझे बहुत सारी छड़ी मारी, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। ये सुनकर लैंसन कहता है भला वो ऐसे कैसे तुम्हें बिना वजह मार सकते हैं, और आखिर तुम वहाँ गए क्यों थे, कि तुमने किसी को बताया था तुम जा रहे वहाँ। विंग अपना सर नाम में हिलाने लगता है। इस पर लैंसन कहता है तुम बिना बताए गए थे ना, इसलिए तुम्हें मार पड़ी। ये सुनकर विंग मुंह फुलाता है और लैंसन की तरफ घूर कर देखता है। लैंसन थोड़ा सा पीछे हटकर कहता है कि तुम्हें सच में दर्द हो रहा है। ये सुनकर विंग हाँ मैं सिर हटता कहता है हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे भूख भी लगी है, पर मैं बेड से उठना नहीं चाहता, मगर मुझे खाना चाहिए। ये सुनकर लैंसन कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं। ये सुनकर विंग हाँ मैं सिर हिलाने लगता है। लैंसन साय करता है और कहता है मैं फ्रेश होकर तुम्हारे लिए डिनर लाता हूँ। और फिर कुछ समय बाद देखते हैं लैंसन विंग के लिए डिनर लेकर आया हुआ था। विभूषण तब उसे कहता है तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया। ये सुनकर लैंसन कहता है डिनर बना नहीं था इसलिए मैं वेट कर रहा था, अब लो खा लो। ये सुनकर विभूषण कहता है मुझे खिलाओ ना, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं। विभूषण की नौटंकियाँ देखकर लैंसन थोड़ा फेस बनाता है, फिर वो उसे खिलाने के लिए बैठ जाता है और उसके हाथों से तो विभूषण बड़े मजे से खाने लगा था। लगभग वहाँ का आधा खाने को खाने के बाद विभूषण लैंसन से पूछता है तो तुमने डिनर कर लिया। ये सुनकर लैंसन कहता है तुम अब जो कर पूछ रहे हो आधा खाना खाने के बाद, अब ये जितना खाना बचा इसे मैं खा लूँ। ये सुनकर भी कहता है नहीं मुझे और खाना खिलाओ। ये सुनकर लैंसन कहता है ऑर्डर दे तो ऐसे रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा नैनी हूँ। ये सुनकर विभूषण कहता है नैनी नहीं हो तो क्या हुआ, हस्बैंड तो हो, खिलाओ चुपचाप। लैंसन का तो वही उसका दिल सॉफ्ट हो जाता है जहाँ विंग उसे हस्बैंड कह दे। और ये सीन यही कट होता है। आपको कैसा लगा ये पार्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।